ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखो, डेमोक्रेसी जनरली हमारा कैसा होता है कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वी स्टार्ट विथ इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है। बट ये बड़ा ही लिमिटेड स्कोप है डेफिनेशन डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब यस इट स्टार्ट्स विथ इलेक्शंस, लेकिन ये इलेक्शन से पार्टीज और लोग कैसे कनेक्टेड हैं। तो एक हो गया आपके पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे हो गए आपके पॉलिटिकल लीडर्स, और तीसरे हो गए आपके पीपल। ठीक है, इनमें जो कनेक्शन है वो कैसे इलेक्शन से होता है, तो अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, आपने काम किया, आपने लोगों का भरोसा जीता, आपने इलेक्शंस जीते और आप पावर में आए। ठीक है, लेकिन ये पावर आपके लिए स्थायी नहीं होगा, इट विल नॉट बी परमानेंट। अगर आप पावर में आने के बाद काम नहीं करते हैं तो अगले इलेक्शन से आप हार जाएंगे, या हो सकता है बीच में आपके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और आपकी सरकार गिर जाए। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी, यस डेमोक्रेसी स्टार्ट्स विथ इलेक्शंस, बट इलेक्शंस इज जस्ट नॉट एवरीथिंग अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोगों के लिए आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। क्या सब कुछ साफ सुथरा चल सकता है? आंसर इज नो, लेकिन एटलीस्ट लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, दिखना चाहिए काम। ठीक है, आप अक्सर देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा, मतलब कोई भी पार्टी जो भी ज्यादा से जो लोग पावर में होते हैं दे ऑलवेज शोकेस कि उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने रोड बना दिया है, उन्होंने हाईवे बना दिया है, या यहाँ पे डेवलपमेंट काम। ये सब क्यों दिखा रहे हैं वो? ये सब क्यों दिखा रहे हैं? ये सब अपने लिए नहीं दिखा रहे हैं, ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने हमें भरोसा जताया इसलिए हमने काम किया, ये देखो ये काम हमने किया है। ये सब काम आपके पैसों से ही हो रहा है। ठीक है, आप टैक्स भर रहे हैं इसलिए ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया हाईवे बनाया, या कोई गांव का कोई विकास किया, या कोई नया रेलवे सेटअप किया, ये सारी जितनी भी आपके डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो शोकेस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि काम कितना हुआ है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देन आपका रिस्पॉन्सिव, तो आपका भाई साहब रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब कैसा होता है कि कोई मुद्दा है उसको आप हैंडल कीजिए। जैसे अभी एक बड़ा मुद्दा, हॉट मुद्दा चल रहा है अरावली हिल का, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी अटैच होंगे करंट अफेयर से, तो अरावली हिल के लिए काफी सारा पोल्यूशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि 100 मीटर के नीचे जो भी है वो हिल नहीं है और उस पर आप माइनिंग कर सकते हैं या उसको आप लेवलिंग कर सकते हैं। इस पे काफी सारा विवाद चल रहा है, तो मीडिया ने उसको हाइप किया है या लोग भी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसके लिए क्या उपाय निकालेगी? क्या गवर्नमेंट इसको पूरा पूरा दबा देगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही होना चाहिए? एक्चुअली में कायदे कानून से वही है। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बोल दिया कोई, तो वही इंप्लीमेंट होना है। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा यार, क्या मतलब कैन वी बैक द डिसीजन, और हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू पीपल। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, सब कुछ कायदे कानून से बराबर नहीं चल सकता, यू हैव टू फाइंड अ मिडवे। ठीक है, एंड देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब कानूनी तरीके से काम करने वाला गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि किसी भी अरे गरे नत्थु खैरों को हमने बुलाया, पार्टी फॉर्म किया और उसको इलेक्शन जिताकर हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहां पे काम बहुत धीरे होगा, सबसे स्लो होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे डिसीजन लेने वाले में बहुत लोग हैं, एक जन का डिसीजन मैटर नहीं करता है। हाँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ही है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर एक ही है, इंडिया के होम मिनिस्टर एक ही है, लेकिन ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए आप कोई एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले होगा, but at the end of the day it will be a conducive decision for everyone. That is what is expected out of democracy. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? ठीक है, अगर रिजल्ट इसका फ्रूटफुल नहीं हुआ देन इट इज नॉट एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर वो इफेक्टिव फॉर्म हुआ नहीं, इससे तो राजा महाराजा भले थे, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, ओके, सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं? एज वी बिगिन टू वाइंड अप आवर टूर of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. ठीक है, तो general set of questions में क्या क्या आते हैं भाई साहब? What does democracy do? What outcomes can we reasonably expect out of democracy? क्या क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से? ठीक है, इनके आउटकम्स क्या क्या होंगे? Does democracy fulfill these expectations in real life? क्या डेमोक्रेसी के सारे एक्सपेक्टेशंस रियल लाइफ में फुलफिल होते हैं? ठीक है, ये सारे काम हैं भाई साहब जो Democracy is the better form of government when compared with dictatorship or any other alternative.
बेटर फॉर्म हम बोल रहे हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है, मैं ही सब कुछ। हिटलर, ठीक है, ही वॉज अ डिक्टेटर। नेपोलियन, ही वॉज अ डिक्टेटर। दीज आर डिक्टेटर। स्टालिन वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है। डिक्टेटर मतलब उनका ही चलेगा, वो एक टाइप के महाराजा ही हैं। देखो मोनार्कियल रूल और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है, बता सकते हैं? मोनार्कियल और डिक्टेटर में क्या फर्क है, बताइए। हाँ, मोनार्कियल आपका हायरार्कियल है ना। आप राजा बनने के लायक हो या ना हो, क्योंकि आप राजा के लड़के हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो आप राजा बन जाएंगे, ठीक है। यू विल बी अ सक्सेसर टू द थ्रोन जस्ट बिकॉज यू वर बॉर्न इन द सेम फैमिली, ठीक है। डिक्टेटर कौन होता है, ये अपने अपने रुतबे से आता है, ठीक है। डिक्टेटर इज समथिंग हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली, बट ही हु हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। लोगों का भरोसा उसने जीता है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के बाद वो डिक्टेटर बन गया। नाउ इस वे और हाईवे, या तो मेरी चलेगी या तो किसी की नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कभी कभी ज्यादा करके देखो, डिक्टेटरशिप के नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी डिसीजन हो रहा है तो वेल एंड गुड, भाई अच्छा है ना, फटाफट डिसीजन लिया जा रहा है। हाँ, कल ये करना है, परसों ये करना है, कोई बैठकबाजी नहीं, कुछ नहीं, डिसीजन ले लिया, हो गया काम, ठीक है, अच्छा है वैसा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जब एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपका दृष्टिकोण जो है, या आपका जो व्यू पॉइंट है, वो आपके एनवायरनमेंट पे, वो आपके परवरिश पे, वो आपके सारी चीजों पे डिपेंड करती है। और हो सकता है कि किसी मुद्दे पे आपका एक बायस्ड एटीट्यूड हो सकता है ना। किसी एक मुद्दे पे आपका एक बायस्ड नेचर हो, आपने एक तरफा ही सोचा है, दूसरे पक्ष का आपने सोचा ही नहीं, और आपने ताबड़तोड़ डिसीजन ले लिया, इसीलिए हो सकता है वो डिसीजन रॉन्ग हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप 10 लोगों के साथ बैठक करते हैं या 15 लोगों के साथ, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो वहां पे डिसीजन डिले होगा, लेकिन डिसीजन एरर फ्री होगा। डिसीजन में ऐसा कोई आउटकम नहीं होगा जिससे किसी दूसरे समुदाय को प्रॉब्लम हो, या बहुत कम प्रॉब्लम हो। मिनिमम, देखो कोई भी डिसीजन होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम लोग इंपैक्ट हो, ठीक है। दैट इज हाउ, ठीक है, डेमोक्रेसी इज। इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज मोर सिक्योर। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, although it is more lengthy, although it is more time consuming, but it has more advantages as there are lesser possibilities of anybody getting impacted by it, ठीक है। सोच समझकर 15 लोगों में उस चीज को डिस्कस करके फिर डिसीजन लिया गया है, ठीक है। डिले हुआ है भले ही, लेकिन ज्यादा करके पॉसिबिलिटी यही होगी कि उस डिसीजन में कोई गलती ना हो, ठीक है, ओके। और एनी अदर ऑल्टरनेटिव। तो प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में भाई साहब क्या होता है, आप जब 50 लोगों को लेकर आप डिसीजन कर रहे हो, तो इक्वालिटी होगी। कोई भी डिसीजन आप अगर लोगे तो उसमें इक्वालिटी होगी, किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने के पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं, ठीक है। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो मतलब किसी इंडिविजुअल की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देगा। देखो जैसे समझो कि मैंने अगर कोई डिसीजन ले लिया, और समझ लो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो गया वो डिसीजन, मेरे को वो कम्युनिटी पसंद ही नहीं है, लेट्स से मेरा अपना, भाई साहब आपके सबके अलग अलग विचार रहते हैं, है ना। किसी कम्युनिटी के, या समझ लीजिए आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, किसी मतलब किसी इंसान ने दुर्व्यवहार किया है, कोई कहीं पे हुआ रहेगा कुछ, और आपने मतलब अपने मन में पाल लिया कि अरे यार इस कम्युनिटी के लोग ना ऐसे ही है। अभी जब आप लीडर बनते हैं या डिक्टेटर बनते हैं, तो जनरली क्या हो जाएगा, आप जो भी डिसीजंस लेंगे उस कम्युनिटी के अगेंस्ट होने लगेगा ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली होगा। तो आप एक इंसान के चलते पूरे कम्युनिटी को भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, एकदम कट ऑफ कर दे रहे हैं। सो दैट इज अ बैड थिंग दैट वुड हैपन, ठीक है, इन द सोसाइटी। तो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, तो इससे आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा। अगर आप 10 लोगों के साथ मिलकर बैठ रहे हैं, तो 10 लोगों में आप समझ पाएंगे कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो पर्सनल है, बाकी 10 लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ है। किसी एक इंसान के साथ आपका कुछ हुआ रहेगा, बुरा हादसा, जिसकी वजह से आज तक आप अपने अंदर कलेश पाले हुए हैं उस कम्युनिटी के अगेंस्ट में, वो सही नहीं है। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप और 50 लोगों के साथ बैठोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? आप इंडिविजुअली रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 50 लोग में से कोई भी नहीं बोल रहा है उस कम्युनिटी के अगेंस्ट में, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरा ही पाला हुआ एक नफरत है, ठीक है। वैलिड हो या इनवैलिड वो अलग बात है, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके।
प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड होता है, ठीक है। सारे जो एक एक मतलब कैसा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो 50 लोग अगर बैठकर उस पर डिसीजन लेंगे तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के तरीके और अच्छे होंगे, ना कि आप खुद ही खुद सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। तो कोई मिस्टेक रहेगा तो उसको करेक्ट कर सकते हैं अपन। देखो मैं जैसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इंडिविजुअली सोच रहा होता तो मेरे से गलती होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन 50 लोगों के साथ मिलकर बैठकर अगर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है किसी भी बारे में तो मेरे से गलती होने की पॉसिबिलिटी कम है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। द डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी डेमोक्रेसी में ये है कि आप भाई साहब प्रोसेस को बहुत डिले कर देते हैं। देयर इज अ डिले इन द प्रोसेस, और ये होगा ही। आपको कोई चीज पे डिसीजन लेना हो, आपको किसी भी चीज पे डिसीजन लेना हो, वो बड़ा ही एकदम खींचेगा। वो 50 लोगों को पहले इकट्ठा करो, ठीक है, 50 लोगों को इकट्ठा करो, फिर वो चीज डिस्कस करो, बिल पास करो, फिर देखो मेजोरिटी हो रही है या नहीं, तमाम चीजें हैं, ठीक है। ये सब तमाम चीजें आए जो डेमोक्रेसी में आ जाती हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली कम इनटू डेमोक्रेसी। तो ये एक डिफिकल्टी वाला प्रोसेस है। दिस इज बेसिकली द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि भाई साहब एकदम स्मूथ प्रोसेस है। डेमोक्रेसी का यही प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्टी वाला प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डिफिकल्टी प्रोसेस। तो डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो यहां पे आपका कैसा है, जैसे डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस। क्या हम सिर्फ मॉरल रीजंस की वजह से ही डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं? अभी आप बोलेंगे मॉरल रीजंस क्या होता है? एनी आंसर्स टू दिस कि मॉरल रीजंस क्या होते हैं? व्हाट आर मॉरल रीजंस? हाँ, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, क्या यही एक वजह है कि आप डेमोक्रेसी मानते हैं? इसका मतलब यह है। क्या मॉरल रीजंस के लिए ही आप डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं? देखो इस चीज को समझो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके डेमोक्रेसी में बायस डिसीजंस नहीं होंगे, है ना। अगर आप खुद ही खुद डिक्टेटर हैं और डिसीजंस ले रहे हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपके डिसीजंस बायस्ड हो जाएं। सबकी अलग अलग परवरिश हुई है, सबका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है सबने अलग अलग स्ट्रगल्स जीवन में देखे हैं और सबने कहीं ना किसी के अगेंस्ट में कोई ना कोई तो खुन्नस पाल रखा होगा। और इसका बहुत एक कॉमन रिजल्ट है कि ये खुन्नस शायद आपका डिसीजन में आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बायसनेस होना काफी पॉसिबल है आपके इसमें डिक्टेटरशिप में। डेमोक्रेसी में ऐसा बायसनेस नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी में डिले होगा। जरा पीछे खिंचक जाओ भाई साहब। डेमोक्रेसी में क्या होगा भाई साहब? आपका डिले होगा। ये जो डिले है, कभी कभी ये डिले जो है हमको भारी पड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये डिले बहुत लंबा खिंच जाता है। समटाइम्स द डिले इज टू मच टू हैंडल, ठीक है। उधर रखा हुआ है आंसर, ठीक है। सो डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस? अभी यहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डिक्टेटरशिप होता तो आपका जो डिसीजन होता वो बायस्ड होता। अभी डेमोक्रेसी है तो डिसीजन बायस्ड नहीं होगा, तो मॉरल ग्राउंड्स आपका कवर हो गया। तो क्या इसीलिए डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं आप? क्वेश्चन यही है। डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस? क्या इसीलिए डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है कि डिक्टेटर अगर कोई होता तो हो सकता है किसी मुद्दे पर उसका डिसीजन बायस्ड हो जाए और वो गलत डिसीजन ले, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो मिलजुल कर समझ के हम डिसीजन लेंगे ताकि गलत डिसीजन ना हो। तो मतलब क्या ये मॉरल रीजंस के लिए ही डेमोक्रेसी का सेटअप है? तो आंसर इज नो, ठीक है। सिर्फ मॉरल रीजन नहीं है, करेक्ट रीजन के लिए है कि आपका जो प्रोसेस है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल मुद्दे एक तरफ है, जो प्रोसेस है वो करेक्ट होना चाहिए, इसकी वजह से डेमोक्रेसी है। इट इज जस्ट नॉट फॉर मॉरल रीजंस। आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस, मतलब रैशनल रीजंस, ठीक है, टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या सारे जगहों पे पूरा पूरा डेमोक्रेसी है? नहीं, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं
ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में पूरी पूरी डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया भी पूरा डेमोक्रेसी है, आपका यूएस डेमोक्रेसी है, यूके डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपका पूरा पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेसेस आपके डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic. They have formal constitution, they hold elections. ये सब आपके डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रोसेसेस हैं। जैसे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन का होना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक है, इसके हिसाब से आप पॉलिटिक्स चलाएंगे। जैसे आपकी डायरी होती है, जैसे आपका किसी गेम का रूल बुक होता है, वैसे ही किसी देश को चलाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसमें सारे नियम कानून होते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप किसी देश को चला रहे हैं, इट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप में ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मोनार्कियल सेटअप में कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जो मर्जी है वही करेंगे हम, ठीक है। राजा के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है, यहां पे सबके ऊपर बंदिश है, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एनीथिंग, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेमोक्रेटिक सेटअप का प्रोसेस है, ठीक है। अगर कोई देश ऐसा है जो पूरा पूरा डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, लेकिन दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे आर एक्सेप्टिंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर कोई ऐसा देश है जहां पूरा पूरा डेमोक्रेसी नहीं माना जा रहा है, लेकिन दे आर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू सिलेक्ट देयर लीडर्स, देन ऑल्सो दे आर एक्सेप्टिंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा हो सकता है, जरूरी ना हो कि किसी देश में पूरा पूरा डेमोक्रेसी हो, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दे होल्ड, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी, तो दे हैव पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं भाई साहब, एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजंस, जो सिटीजंस के राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब गारंटी हो रहा है। तो ये भी भाई साहब आपका डेमोक्रेसी सेटअप में आएगा। डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस। इनके सोशल सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स, ठीक है। सो डेमोक्रेसीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures, ठीक है। Democracy can address all socio-economic and political problems. ये सारे socio-economic and political problems को democracy address कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में इतना दम है कि वो सारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, ठीक है। डेमोक्रेसी हैज द राइट्स टू एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इन सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लगते हैं, ठीक है। होता क्या है कि अगर समझ लीजिए हमारा कोई काम होना था, उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, तो हम सेटअप को ब्लेम करने लगते हैं, मतलब डेमोक्रेसी को ब्लेम अप करने लगते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई साहब, डेमोक्रेसी को ब्लेम अप करने लगते हैं हम। सो वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये होगा ही। अगर कोई डिक्टेटर रहता तो वो भी इसको पब्लिक ब्लेम करती थी, डेमोक्रेसी का सेटअप है तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी को ब्लेम अप करेंगे। वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी टू रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप का प्रॉब्लम है, ऐसा जरूरी ना हो सकता है, ठीक है भाई। हो सकता है कोई पाइप फट गया होगा बीच में, अगर पाइप फट गया है तो उनको भाई साहब पहले उसको रिपेयर करना पड़ेगा, फिर पानी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका मेल फंक्शनिंग तो होता ही है। कोई भी चीज अगर आपकी एकदम स्मूथली, भाई उसको ऊपर रख लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो एकदम स्मूथली चलेगी ऐसा तो नहीं है। हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है, हर चीज का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए डेमोक्रेसी जरूर जिम्मेदार है, ये हम जनरली सोचते हैं, अरे भाई साहब मेरे घर में पानी नहीं है तो मोदी ने कुछ किया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सोच जो है वो इट्स नॉट कंड्यूसिव, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे हर समय हर चीज के लिए डेमोक्रेटिकल सेटअप को ही ब्लेम करते हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझना है, ठीक है, तो पहले आपको यह समझना है कि सारी चीजों का समाधान आपको डेमोक्रेसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। द डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, आपको सारी चीजों का समाधान इसमें मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, ये जरूरी नहीं है। इट कैन क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, तो कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे फॉर अचीविंग समथिंग, ठीक है।
ओके, द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स। जैसे आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि भाई साहब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और डेमोक्रेटिकली मैं पास हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। आपके कोर्स के करिकुलम के हिसाब से सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएसई ने एक कोर्स करिकुलम डिजाइन किया है जिसके हिसाब से भाई साहब आप पढ़ाई करेंगे या जिसके हिसाब से भाई साहब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। सो देयर इज अ कोर्स करिकुलम दैट यू हैव टू फॉलो, और ये गवर्नमेंट कर रही है। यहां से ले और उधर जाकर बैठ जा, ठीक है, क्लियर है। सो सम ऑफ द थिंग्स आर रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है। डेमोक्रेसी से जो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई मेरा बच्चा एकदम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अगर उसको अच्छे नंबरों से पास होना है उसको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। डेमोक्रेसी आपको कोर्स करिकुलम देगी लेकिन डेमोक्रेसी आपको अच्छे नंबर नहीं देगी, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट क्या करें, what are the things that we can expect in democracy? The first thing is accountability, the second thing is responsive, and the third thing is legitimate government. These are the three things that you can actually expect from democracy. Accountability मतलब गवर्नमेंट अगर आज बनी है, जो भी रूलिंग पार्टी है जिसको आपने इलेक्शन में जिताकर गवर्नमेंट में पावर में लाया है, दे आर अकाउंटेबल टू यू, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू यू, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू योर प्रॉब्लम्स एंड दैट हैज टू बी अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या है, कल को कोई बहुत पावरफुल इंसान आ गया और उसने पूरा कैप्चर कर लिया, लोग उससे नाखुश हैं लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है, पावर है, तो वो राज कर रहा है, तो दैट इज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। इट्स एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। दिस इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब एक लीगल गवर्नमेंट है, तौर तरीके से इलेक्शन हुआ है, लोगों ने किसी पॉलिटिकल लीडर्स पे अपना भरोसा जताया है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताया है, तब जाकर वो पावर में आई है। समझ में आ रही है। तो एक लेजिटिमेट प्रॉपर प्रोसेस से ये गवर्नमेंट ऊपर आया है, ठीक है। जैसे देखो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे आपने पढ़ा है कि जब जर्मनी में आपका जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनफैक्ट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब इसलिए हो गई क्योंकि सब लोगों ने बोला कि जर्मनी ने ही ये सब कांड किया है, जितना वॉर है सब जर्मनी ने किया है, तो हेविली फाइन लेन। तो उनके ऊपर एक ट्रीटी आई, वर्साइलिस ट्रीटी बोलते हैं उसको, और उस वर्साइलिस ट्रीटी में उनको बहुत कुछ खोना पड़ा। इनफैक्ट जो उनका मेन जो आयरन ओर का रिसोर्सेस था वो चला गया उनके हाथ से। सब लोगों ने मिलकर जर्मनी को ताबड़तोड़ तोड़ डाला, ठीक है। तो जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, जर्मनी के लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, और मतलब कैसा बोलते हैं ना कि हमारे अभी खाने के वांदे हो गए हैं, ठीक है। तो खाने के वांदे जब हो जाते हैं या आपके, तो आपको तभी ना डायरेक्शन देना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपका पेट भरा है, आपके सर के ऊपर भाई साहब फैन चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, घर चले जाएंगे, लाइफ चिल, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा या आपकी हालत बहुत खाना नहीं खाया होगा मतलब आपको खाना मिला ही नहीं है खाने के लिए, ठीक है, आपकी हालत बहुत खराब है, आपके फैमिली में बच्चे रो रहे हैं, इस तरीके का अगर आपके पास एनवायरनमेंट हो, और तो आप एक एनवायरनमेंट है आप चिल हैं, और एक एनवायरनमेंट है कि भाई साहब आप बहुत तपित हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं किसी इंसान को बोलूं भाई साहब वो जो बाहर जो इंसान जा रहा ना उसकी वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये बोलेगा क्या उससे मेरा क्या प्रॉब्लम है, जान लो क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस वाले इंसान को अगर मैं बोलूं वो जो बाहर इंसान जा रहा है उससे तुमको प्रॉब्लम है, ये भाई साहब दौड़ाएगा उसको, क्योंकि ये तपा हुआ है। तो तपे हुए इंसान को आप डायरेक्शन दे देते हैं। जर्मनी की हालत ऐसी थी उस टाइम पे, ना गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे पा रही है, ना प्रॉपरली इलेक्शंस हो पा रहे हैं, और लोग भाई साहब उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तब हिटलर ने बागडोर संभाला और हिटलर ने बोला कि ये जो ज्यूज दिख रहे हैं ना तुमको, यही तुम्हारे प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर लोग जुड़ गए उनके साथ और बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ गए, ठीक है। और फिर तो भाई साहब एक बहुत बड़ा वो हो गया, फिर तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल दैट फॉलोड। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज वाज दिस अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट? नो, ही केम इनटू पावर एंड ही कैप्चर्ड द एंटायर सीन। उसने पूरा सीन कैप्चर कर लिया, उसने पूरी अपनी नाजी पार्टी बना ली और नाजी पार्टी भी एकदम स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई, ठीक है। और भाई साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर पे ये और ऐसा ही नहीं कि भाई साहब बहुत प्रॉपर प्लानिंग से हुई थी सारी चीजें, ठीक है। इनफैक्ट मतलब वर्ल्ड वॉर के बारे में आप देखोगे कि जर्मनी ना मतलब लोग बड़े बड़े जो पावरफुल नेशंस थे उस टाइम पे जर्मनी से डरने लगे थे जब हिटलर बना। क्यों? क्योंकि उन लोग फिरोशियस हो गए।
अभी उनका जैसे एक मैं ऐसे देख रहा था कि लुफ्टवाफे, लुफ्टवाफे मतलब जर्मन टर्म होता है कि ब्लिट्जक्रिग, ऐसे ऐसे टर्म्स थे। मतलब उनका जो स्पीड था ना वो एकदम, ब्लिट्जक्रिग मतलब बिजली की तरह स्पीड था। जैसे एक टाइम पे फ्रांस पे जर्मनी ने अटैक किया वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। तो जर्मनी का मूवमेंट सबको मालूम चल रहा है किधर किधर जा रहे हैं वो। तो फ्रांस को भी मालूम है कि ये हमारे पास आने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। लेकिन फ्रांस ने देखा इतना लैंड उनको क्रॉस करना है, इतना रिवर बैरियर्स उनको क्रॉस करना है, तो कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा, ठीक है। तब तक हम अपनी तैयारी करते हैं। वो जर्नी जर्मनी ने एज एन आर्मी 5 दिन में तय कर ली और घुस गए बस, ठीक है। और जब फ्रांस में घुसे तो फ्रांस वालों ने बोला भाई हमने ये शहर बहुत प्यार से बनाया है, आप इसमें तोड़ फोड़ ना करें, हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट हैपेंड, ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंड। दे वर सो फेरोशियस, ठीक है। मतलब एक ऐसा वाइब ला दिया हिटलर ने, ठीक है। आपने कभी हिटलर को स्पीच देते सुना है? मैं हिटलर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना, आपको जर्मनी में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना, बोलोगे कि भाई साहब कितना एनग्रॉस्ड है ये स्पीच में, एंड दैट यूज्ड टू इंस्पायर पीपल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा एक पावरफुल नेशन उसके साथ जुड़ गया और ये तबाही मची, ठीक है। ये तबाही मची मतलब 6 मिलियन जूस को सिर्फ ऐसे ही मार डाला। बाकी आर्मी में कितने मरे और वो सब तो उसको हिसाब ही नहीं है। वॉर में कितना मरा उसका हिसाब ही नहीं है। जूस को पकड़ पकड़ के 6 मिलियन जूस को मार दिया। तो आप सोचिए इतना बड़ा जो मैसेकर हुआ, ठीक है, वो किस टाइप का गवर्नमेंट था? इट वॉज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। फायदा उठाया उसने, फायदा उठाया मतलब वो पावर में आ गया, लोग के पास ऑप्शन नहीं बचा है। उनकी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। कोई एक आकर आकर बोलता है कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, चलो आगे बढ़ो और फिर से अपना राष्ट्र बनाएंगे, तो लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ। सो दिस इज कॉल्ड एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, दिस इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, लोगों ने अपना भरोसा कुछ लीडर्स पे जताया है, तब वो आए हैं, ठीक है। ओके, सो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कैन वी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 3 टर्म्स फटाफट से, क्विक क्विक। Okay, in a democracy we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers. तो पहले तो लोग अपने रूलर्स को चूज करते हैं। जैसे हिटलर को किसी ने चूज नहीं किया था, लेकिन जब वो आया तो लोग उसके साथ जुड़ गए, उसके बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसके स्पीच के साथ, उसके थॉट प्रोसेस के साथ, और उसके जो मोटिव्स थे उसके साथ लोग जुड़ने लगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपका ये प्रिपरेशन ग्राउंड पहले से होता है। मतलब लीडर जो है पहले देखो, अभी जैसे म्यूनिसिपल इलेक्शंस आने वाले हैं जनवरी में, आप देखोगे काफी माहौल एक्टिव होता जा रहा है। लोग को आप किसी को फोन कर दो, बस किसी पॉलिटिकल लीडर दौड़ के आएगा आपके यहाँ पे, कौन सा काम करवाना है, क्या है क्या, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल नाउ, दीज लीडर्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल नाउ, ठीक है, विच इज फेयर इनफ, ठीक है। हमको अपने काम से मतलब है। सो इन डेमोक्रेसी आर मोर कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। कैसे तय करते हैं आप अपने रूलर्स कौन होंगे, आपके लीडर्स कौन होंगे या आपके रूलर्स कौन होंगे? कौन तय करता है? आप खुद तय करते हैं, ठीक है, उनका काम देखकर, ठीक है। सो यू हैव द राइट टू चूज योर लीडर। इसीलिए हम बोलते हैं इसको अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, ठीक है। लोग रूलर्स को कंट्रोल करते हैं। कैसे? आप बोलेंगे ये तो उल्टा हो रहा है भाई साहब। हाँ, क्योंकि रूलर्स अगर परफॉर्मेंस ना दें तो अगले साल आप इलेक्शंस में उनको वोट नहीं करेंगे, दे विल बी वोटेड आउट, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। सो यू आर कंट्रोलिंग द रूलर्स। इफ दे आर after electing or after they win the elections, once they come into power, if they are not able to perform as per the expectations of people, then what will happen? The entire thing will crash, ठीक है। whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है। तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, ये क्या पॉसिबल है? देखो, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपको इन्वॉल्व करे, क्योंकि इतने बड़े समुदाय को इन्वॉल्व करना मुश्किल है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व हुआ जाता है। तो इसका मतलब कैसा है? देखो, आपने 545 लोगों को लोकसभा के इलेक्शन में इलेक्ट किया है, ठीक है। अभी समझ लो आपके रिलेटेड कोई डिसीजन है,
जो गवर्नमेंट को लेना है। जब गवर्नमेंट को लेना है तो गवर्नमेंट भाई साहब थोड़ी ना घर घर जाकर वोट लेगी इस बारे में, गवर्नमेंट इनके साथ कंसल्ट करेगी। तो गवर्नमेंट में 545 वोट जो लोग हैं उनको आपने जिताया है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग यू from different constituencies. They have been elected, so they are actually representing you. So instead of knocking the doors of every and each Indian who is located in different parts of the country, the fair way would be to consult these people. और how to consult these people? तो कोई बिल अगर आपको लाना है तो उस बिल में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर वो बिल एक लॉ बन पाएगा। समझ में आ रहा है? ये लेजिस्लेटिव का प्रोसीजर है। तो क्या आप इसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ हैं, आप इसमें हैं क्योंकि आपने इनको जिताया है, तो इनका डिसीजन आपका डिसीजन होगा ना, ये आपके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो अगले इलेक्शन में आप इनको हरा देंगे। तो चेन है पूरा, ठीक है। सो इट इज हाउ दिस इज, तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। अकाउंटेबल मतलब आपकी जिम्मेदारी है अपने सिटीजंस को देखना। वंस यू आर इलेक्टेड एंड वंस यू आर इनटू पावर, यू आपकी जवाबदारी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव? तो क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिव है और एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी आपका लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about majorities and public opinion. तो आपका भाई साहब ये जरूर है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं do not have to bother about majorities and public opinion, ठीक है। देखो कैसा होता है कि अगर आप मतलब एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर हैं, आपको पब्लिक ने जिताया नहीं है, आप आ गए हैं, आप देश को चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं या बुरा चला रहे हैं आपके ऊपर है, आपकी कोई जवाबदारी नहीं बनेगी, है ना। It is of course the true that non-democratic rulers do not have to bother about majorities. तो हम मेरे को पब्लिक ओपिनियन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, अगर मैं चला रहा हूं। लेकिन अगर मैं डेमोक्रेटिक रूलर हूं और अगर मेरे को इलेक्शन में जिताया गया है, पब्लिक ने जिताया है, तो इन पब्लिक को मेरे को देखना पड़ेगा भाई साहब। यही हमको लात मार देगी भाई, हमको गिरा देगी, सरकार गिरा देगी भाई, है ना, ठीक है। सो देन आई बिकम रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है। सो देयर इज हेट बट देयर इज बिगर प्रॉब्लम्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपका कॉस्ट ऑफ टाइम, जैसे आपका समझ लो एक होता है आपका ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइम। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट है जो बहुत फटाफट डिसीजन ले रही है, ठीक है, कह रहे ओके। तो पहला है आपका कॉस्ट ऑफ टाइम। देखो जब कोई डिसीजन होता है उसमें बहुत सारे टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंसेस का कॉस्ट, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आप हाईवे बना रहे हैं या कोई आप डैम बना रहे हैं या कोई आप रेलवे लेआउट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेंसेस का कॉस्ट होगा। दूसरा कॉस्ट है आपका टाइम का, कितना टाइम इस डिसीजन पे आएगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका कॉस्ट ऑफ टाइम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ टाइम हियर, ठीक है, कि भाई साहब टाइम कितना कीमती है। तो समझ लो कोई एक गवर्नमेंट है जो फटाफट से डिसीजन ले रही है, फटाफट डिसीजन ले रही है, ठीक है, ओके। और भाई साहब बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। देखो अगर एक टाइप की पब्लिक है ना, समझ लीजिए डाइवर्सिटी नहीं है किसी कंट्री में, एक टाइप की पब्लिक है, ठीक है, तो यहां पे डिसीजन लेना आसान है क्योंकि ये सबको फायदे करेगा या तो सबको नुकसान करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके एक ही कंट्री में ए बी सी डी ई एफ अलग अलग टाइप के आपके लोग हैं, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। आपने समझ लो कोई डिसीजन लिया जो ए और बी कम्युनिटी को फेवर कर रही है लेकिन इनके लिए अनफेवरेबल है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए आप ताबड़तोड़ डिसीजन नहीं ले सकते। यहां पे आप ताबड़तोड़ डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि यहां पे एक ही टाइप के लोग रहते हैं। जहां पे जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ फेथ, इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिफिकल्ट है तो उसमें टाइम तो लगने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डिसीजंस आपके रॉन्ग होंगे। हाँ, अगर आप ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रहे हैं और आपका जो डेमोक्रेसी है उसमें एक ही टाइप के लोग हैं तो भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डाइवर्स डेमोक्रेसी है और वहां पे आप ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रहे हैं
ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आप जितनी जल्दी डिसीजंस लेंगे उतना नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उतना पब्लिक आपके एंटी होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए नहीं कि आपने जल्दी डिसीजन लिया, इसलिए कि आपने बहुत सारे कम्युनिटीज के फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं किया, इतनी जल्दी आपने डिसीजन ले लिया, दैट इज गोइंग टू बैकफायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर? एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके स्कूल में कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले शायद एक वो चल रहा था, इंटरैक्टिव पैनल का खर्चा, ऐसा कुछ चल रहा था। इंटरैक्टिव पैनल के लिए आपको देना पड़ेगा पैसा, ऐसा था कुछ एक साल पहले, मुझे जहां तक याद है। तो कुछ 3500 पर स्टूडेंट ऐसा देना पड़ेगा, ऐसा आया था। जो भी है, आई एम नॉट गोइंग टू द अमाउंट। तो अभी वो कैसे रोल आउट करेंगे लोग, कैसे रोल आउट करेंगे? वैसा पीटीए में ये डिस्कशन हो रहा है, फिर पीटीए जाएगी आपके प्रिंसिपल के पास, फिर डिस्कशन होगा, ये तमाम चीजें हैं। सो अगर भाई साहब कल को कोई भी, समझ लो आपका फीस का इंक्रीज होना, या स्कूल ने कोई नया ड्रेस लॉन्च कर दिया, या स्कूल ने कोई मतलब एक्सपेंसिव कोई चीज, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें अचानक से सबको 10,000 रुपए देना पड़ेगा, तो विल पब्लिक एक्सेप्ट इट? हाँ हाँ चलो भाई हम तो बैठे हैं, लो 10,000 रुपए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्लैश होगा। तो इसीलिए आपका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको देखना पड़ेगा कि कल को मेरे पास 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चों के 10,000 पेरेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो। ठीक है, सो इन दैट केस यू विल हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर इन विच यू विल बी एबल टू डू इट स्मूथली। ठीक है, आपको स्मूथली दिखाना पड़ेगा इस प्रोसेस को, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, दिस वुड टेक टाइम, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। तो ये आपका भाई साहब जितनी जल्दी आप डिसीजंस को निपटाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कोई डिसीजन ले लें जो मेन समुदाय को इंपैक्ट कर जाए। ठीक है, ओके। सो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ टाइम। इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिसएडवांटेज है, ठीक है, या डिमेरिट है। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेन डिमेरिट है टाइम, कॉस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। तो यहां पे ये आपको एक खर्चा करना पड़ता है टाइम का। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा किसी डिसीजन पे आने के लिए। ठीक है, दिस इज बेसिकली, बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर्स, इस डिसीजंस में बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल भी होगा, वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक में, डाइवर्सिटी ऑफ पब्लिक में एक्सेप्टेबल भी होगा, और इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अगर अचानक में आपके स्कूल में अनाउंसमेंट हो गया कि कल 20,000 रुपए भरना पड़ेगा, हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो भाई साहब पहली बात तो इफेक्टिव कैसे होगा? लोग भाई साहब ट्रांसफर मारेंगे क्या? नहीं, दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट। सो अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो इफेक्टिवनेस भी नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस है तो इफेक्टिवनेस होगा। तो अगर आपका कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, उसका ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा, और क्योंकि उसका ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा इसलिए उसका इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। So this is cost of time that you have to pay for democracy. So the cost of time that democracy pay is perhaps worth it. तो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा फीचर है आपका कॉस्ट ऑफ टाइम। ये इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइम में आपका डिले हो रहा है कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम इट इज ensuring that the effectiveness and acceptability is more. ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ टाइम से आप दो चीजें खरीद रहे हो, क्या क्या भाई साहब? आपका एक्सेप्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, ये दोनों चीजें आप खरीद रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो यू आर परचेजिंग दीज टाइम थिंग्स बाय आपका डेमोक्रेसी के प्रोसेस में। ठीक है, ओके। नाउ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों? नाउ लेट अस लुक एट द डिसीजन मेकिंग दैट विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। ठीक है, तो आपका कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, उसका पूरा डिसीजन से लेने तक का प्रोसेस से लेने तक, किस वेंडर को या किस कॉन्ट्रैक्टर को वो जॉब दिया गया, कितना खर्चा आया, ये सारी चीजें आप बेसिकली गवर्नमेंट से सीख कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन वाज द डिसीजन टेकन एंड हाउ वाज इट इंप्लीमेंटेड, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स, कभी वैसा टेंडर रिलीज हुआ, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन, हम इसको आरटीआई एक्ट बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन ऑलवेज लॉग इन एंड फाइल एन आरटीआई थिंग एंड दे हैव टू फर्निश द रिपोर्ट। आपको वो उनको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है। जैसे
जब वर्ल्ड वॉर हुआ और जब जर्मनी हारने लगी और जब ये रशियन फोर्सेस और ग्रेट ब्रिटेन के फोर्सेस या अलाइड फोर्सेस जब धीरे धीरे रशियन टेरिटरीज में आने लगे और जब उन्होंने देखा ऐसे कैंप्स हैं जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं था, इट वॉज नॉट नोन कि भाई इतने बड़े बड़े कैंप्स हैं और यहाँ पे एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे गैस चेम्बर्स हैं जहां पे उनको झोंक दिया जाता है और सब मर जाते हैं और इनको स्टार्वेशन में रखा गया है, मतलब इनको 4 दिन तक खाना नहीं दिया गया है, उस ठंड में ये कड़के मर रहे हैं। ठीक है, जब वो धीरे धीरे टेरिटरी में घुसने लगे तब उनको ऐसा दिखने लगा, इसके पहले तो मालूम ही नहीं था, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इलेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हिटलर का गवर्नमेंट है, ये सब सिर्फ हिटलर और नाजी पार्टी को मालूम है, बाहर के किसी लोगों को मालूम ही नहीं है इतना कुछ डिटेल में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अ सिटीजन हु वांट्स टू टेक, आपका भाई साहब डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी, जितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप सही होगा उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा। देख लो भाई साहब, ये है। ठीक है, ये हो रहा है। ओके, द सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे जब नाजी पार्टी थी तो किसी सिटीजन का यह राइट नहीं था उससे पूछे कि भाई साहब क्या चल रहा है, किसको मार रहे हो, कितने में मार रहे हो भाई साहब, और कितने क्यों क्यों ही मार रहे हो, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू। यहाँ पे आपका भाई साहब हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, यू कैन एक्चुअली क्वेश्चन एवरीथिंग, हर एक प्रोजेक्ट, हर रास्ते का प्रोजेक्ट, हर रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट, हर चीज का जो भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है आप उसका इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे कैसा है कि एक, जैसे ये कांच है, कांच के बाहर भी दिख रहा है, बाहर वालों को भी अंदर दिख रहा है, तो दिस इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल टू इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो एक है आपका कॉस्ट ऑफ टाइम, भले ही वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन इफेक्टिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप जानते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। द फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब ही नहीं है, हम जो करेंगे करेंगे। ठीक है, हमारी जवाबदारी लोगों के साथ क्यों है। ठीक है, सो दे विल टेक द डिसीजन। ठीक है, और ये काम करेंगे भाई साहब। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। तो यहां पे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एज वेल। ठीक है, we can also expect that the democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit। ठीक है, तो यहां पे हम ये मान सकते हैं। ठीक है, we can also expect that the democratic government develops mechanisms for citizens to hold the government, ठीक है, accountable and mechanisms for citizens to take part in the decision making whenever they think fit। ठीक है, तो यहां पे कैसा है कि जब भी हम सोचेंगे कि हाँ भाई साहब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वी कैन डू दैट। ठीक है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी है। ओके, सो आपने देखा भाई साहब डेमोक्रेसी में आपका चैलेंज क्या है, टाइम। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम आपका जो कॉस्ट ऑफ टाइम, जो टाइम आपका खराब हो रहा है किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वेस्ट हो रहा है, वो एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम आपका जा रहा है उतना ही आपके डाइवर्स कम्युनिटीज उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबके सब उसमें प्रॉफिट में रहे, ऐसा ही प्रयास है। और दूसरा क्या है भाई साहब, तो टाइम, कॉस्ट ऑफ टाइम की वजह से आप एक्सेप्टेबिलिटी को और आपके एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। इट इज मोर एफिशिएंट एंड इट इज मोर एक्सेप्टेबल एज वेल। ठीक है, और दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंसी। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा भाई साहब आपके सामने, तो ये हुआ। ठीक है, तो आपको मालूम है भाई साहब, देन यू हैव नथिंग टू ओके एक्सपेक्टेड। तो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो भाई साहब डेमोक्रेसी का पहला स्टेप है। ठीक है, तो ये तो होगा ही। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो आपके ओपन पब्लिक डिबेट होते हैं, कहां पे मिलते हैं आपको, अभी ये न्यूज चैनल्स में। ठीक है, तो रोज ही आपका किसी मुद्दे पे ओपन पब्लिक डिबेट होता है। ठीक है, सो ऑन पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है, लेजिस्लेशन हो रहे हैं, वो न्यूज चैनल्स में, प्लस आपके पार्लियामेंट में भी ओपन डिबेट होता है। ठीक है, कोई उसके फॉर में बोल रहा है, कोई इसके अगेंस्ट में बोल रहा है, सो देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन दैट शेप्स अप। ओके, सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, तो इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सिटीजंस हैव द राइट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन बोलेंगे हम। एक टाइम पे बड़ा खतरनाक एक्ट था और काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ठीक है, मतलब कैसा है कि
पहले गवर्नमेंट अगर कोई झोल वोल कर रहे होंगे, ठीक है, पावर में जो लोग हैं, अलग उन्होंने कोई झोल किया होगा और उसको आप जानना चाहते हैं कि ये वाला जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, ये विदित को ही क्यों मिला, शौर्य को क्यों नहीं मिला, ठीक है, क्या उसने कम प्राइस कोट किया था। हाँ देखो कभी कैसा होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कभी कहीं पे ऐसे देख लिया था कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में, एक सीसीटीवी जो इंस्टॉल होता है, जो गवर्नमेंट लगाती है यहाँ पे, उसका एक का प्राइस 25,000 रुपए है। जबकि मुझे मालूम है कि आपका सीसीटीवी जो वाटर प्रूफ कैमरा वाले होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 6-7 हजार में आ जाते हैं अच्छे से इंस्टॉल होकर। अभी आपने अगर किसी से बल्क में लिया रहेगा किसी कंपनी से, तो एक एक का प्राइस आपने 25,000 रुपए लगाया है, तो क्या यहाँ पे झोल की संभावना है? बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है। भले ही उसने 25,000 का बिल किया होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक सबने थोड़ा बहुत कट लिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा मैंने देखा था कहीं पे, मैं ऐसे अचानक से बिल पे मेरा नजर आ गया, मैंने देखा यार एक का दाम 25,000 रुपए, एक का 25,000 रुपए, ठीक है। आप सोचिए एक सीसीटीवी जो कहीं पे भी इंस्टॉल्ड है, उसका बिलिंग मैंने 25,000 देखा, और आपने पूरे मतलब समझ लो पूरे कामोठे में या पूरे नवी मुंबई में वो लगाया होगा, काफी कम पड़ा होगा, 6,000 से ज्यादा नहीं होगा वो, लेकिन उसका 25,000 है, तो मतलब बहुत लोगों ने अपने जेब भरे होंगे, है ना। वो चाहे गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे वेंडर्स हों, चाहे कोई भी, ठीक है। सो इस तरह से आप ना किसी भी चीज का आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जब पहले लोग इसको फाइल करते थे, ऐसा बहुत बार हुआ है कि भाई साहब समझ लो पर्सन ए है, उन्होंने आरटीआई फाइल किया किसी रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अभी रोड कंस्ट्रक्शन का कैसा होता है, गवर्नमेंट ना खुद काम नहीं करती है, गवर्नमेंट वेंडर से काम कराती है। तो समझ लो रोड कंस्ट्रक्शन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्रिंट करेगी पेपर में या इंफॉर्मेशन कि भाई हमारा रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला है, जिसको जिसको ये काम करना है अपना एप्लीकेशन दे। उस एप्लीकेशन में आपके क्या क्या जजमेंट होते हैं कि आपने पहले कोई काम किया है कि नहीं, और आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। जिसका कोट सबसे सस्ता होता है, कोट मतलब समझते हैं ना, कोटेशन, जिसका कोटेशन सबसे सस्ता होता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम कच्चा माल भर दे, ठीक है। सो प्लस उसका जो है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि समझ लो पर्सन ए बी सी डी, डी का लोवेस्ट कोट था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इसका अच्छा खासा चल रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके कोड को मंजूरी मिल गई। तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये सरकारी काम था, लेकिन डी ने लोवेस्ट कोड डाला था, लेकिन ए को सिलेक्ट किया गया, क्यों? गवर्नमेंट को उसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को उसको जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने भाई साहब देखा है कि कितना माल गया है, कितना होना चाहिए था, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली फाइल। तो दिस कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस इज टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी मालूम है यहाँ पे करोड़ों का खर्चा हो रहा है, और ये खर्चा कहां से आ रहा है, लोगों के टैक्स के पैसे से आ रहा है। कल को कोई भी उल्ट सुल्ट आकर ऐसा आरटीआई इंफॉर्मेशन फाइल करता है कि भाई यहाँ पे आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें इस चीज के बारे में, और हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहा, सो वी विल बी इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारे ऊपर केस फाइल हो सकता है, ठीक है। ये बात कोर्ट तक जा सकती है। डेमोक्रेसीज हैव had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. Most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. कभी कभी ज्यादा करके आप देखोगे ऐसे भी डेमोक्रेसीज हैं जहां पे इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है, ठीक है। मतलब समझ लो कैसा है कि जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, क्या इलेक्शन कराओगे तुम भाई साहब, वही जीतने वाले हैं, देयर इज नो सेंस, ठीक है। तो लेकिन है हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी भले ही एक ही, जैसे यूएस में अगर आप जाएंगे तो दो ही पार्टीज हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक जीतेगा, तो ठीक है, ये भी आपका उनका मानना है। लेकिन आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिकली चल रही हो, लेकिन हो सकता है इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, ठीक है। There is a possibility that the elections that are held, which is the first step of democratic government, is not free and fair, ठीक है। Okay, so democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. तो ये सब challenges हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग द रिकॉर्ड्स विद सिटीजन्स। सिटीजन्स के साथ रिकॉर्ड शेयर करने में किसी भी काम के बारे में उतने कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। भले ही आरटीआई किसी ने फाइल किया हो, अब देखेंगे
तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ने आरटीआई फाइल किया है और अगले दिन वो नहीं दिखा, पता चला दूसरे दिन उसकी लाश मिली कहीं पे। ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। आरटीआई में बहुत लोग मारे गए हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। अभी वो किस लिए हुआ, किसने मारा, हम क्या, वो एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। लेकिन जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा देखा गया है कि 2 दिन पहले ही उसने गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में शायद आरटीआई फाइल किया था। अभी तहकीकात में पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट है वैसे, ठीक है। द केस इज क्लोज एंड शट, ठीक है। ऐसा हो सकता है ज्यादा करके, क्योंकि गवर्नमेंट में हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का पेट भरने के लिए कोई ना कोई भाई साहब फॉल्ट में आ ही जाता है। तो उस फॉल्ट को दबाए रखने के लिए जिसने ये आरटीआई रेस किया है उसी को हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, अगर गवर्नमेंट को छोड़ो, अगर आप कल अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो और बोलते हो कि आपका स्कूल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, बताइए ना, 2 चमाट देंगे और भगा देंगे तुमको, है कि नहीं। तुमको क्या मतलब है भाई साहब, नहीं मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, मैं फीस भर रहा हूं, मेरा हक बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। लेकिन विल ही शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, विल द डायरेक्टर शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विथ यू, नहीं करेंगे ना भाई साहब। क्यों, फिर आप देखो अरे बाप रे इतना पैसा कमा रहे हो, तो ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आपका तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो लोग पावर में होने के बाद भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। सो इट्स सब्सटैंटिव टर्म्स, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी that is attentive to the needs and demands of the people is largely free of corruption, ठीक है। तो it may be reasonable to expect from democracy that it is attentive to the needs and demands of the people. तो democracy भाई साहब attentive है to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. तो corruption free है, ठीक है, okay. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज ज्यादा करके लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के डिमांड्स को इग्नोर कर देते हैं, दे जनरली इग्नोर इट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इविल। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होगा, वहां पे कोई करप्शन नहीं होगा, कोई इविल पॉलिसीज नहीं होंगी, या सही सही सब कुछ चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारा स्वार्थ पहले आएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे का पेट पहले भरे फिर तो मैं देश के बारे में देखूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा घर पहले चले उसके बाद में मैं देश के बारे में सोचूंगा, चाहे मैं पॉलिटिशियन हूं, चाहे ब्यूरोक्रेट हूं, चाहे कोई भी हूं। दिस इज माई नॉर्मल थिंकिंग। तो इस वजह से काफी बार ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इविल। तो काफी बार आपको करप्शन दिखेगा, गवर्नमेंट सेटअप में करप्शन दिखेगा, ब्यूरोक्रेट्स में करप्शन दिखेगा, पॉलिटिकल लीडर्स में करप्शन दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी जो है वो एकदम साफ सुथरा फॉर्म है, उसके भी अलग अलग खामियां हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि दूसरे तरीके के गवर्नमेंट से ये अच्छा है, ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पहली बात तो ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जैसे आपने देखा कि हिटलर की जो गवर्नमेंट थी वो एक नॉन लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो पावर में आ गया, उसने सब कुछ डिसॉल्व कर दिया भाई साहब, वही राजा और उसकी पार्टी ही, जो नाजी पार्टी है, वही जर्मनी पे रूल करेगी। तो ये क्या हो गया, ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। दे एक्चुअली मेड सो मेनी पीपल स्टार्व टू डेथ, 6 मिलियन जूस दे एरेडिकेटेड, ठीक है। सो ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो भले ही डेमोक्रेसी का प्रोसेस आपका स्लो है और स्लो होने की वजह से ये लेस एफिशिएंट हो जाता है, ऐसे भी हुए हैं कि आपका कोई डिसीजन प्रोसेस इतना स्लो हो गया है कि लोग बोलेंगे अरे भैया, जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे मैं जब पहली बार यहाँ पे आया तो रियल स्टेट वालों ने मुझे लोग दिखाया कि अरे भाई साहब कल ही प्लेन उतरने वाला है। प्लेन उतरते उतरते 20 साल हो गए, ठीक है। तो हाँ, उतर गया, चलो इस दिसंबर की 25 को प्लेन उतर गया, ठीक है। लेकिन ये एयरपोर्ट पे पता नहीं कितने रियल स्टेट वालों ने यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ाई, ठीक है। मैं जब यहाँ पे आया था भाई साहब 900 रुपए पर स्क्वायर फीट था, 900 रुपए पर स्क्वायर फीट। आज की तारीख में भाई साहब ये 4,500, 5,000, 7,000 भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। एक फ्लैट लेने जाएंगे अगर आप, मेरे को 2 BHK मिला था यहाँ पे भाई साहब 9.5 लाख में। आज के तारीख में भाई साहब आप एक 2 BHK लेने जाओ 1 CR तक टच हो जाता है आपका। तो ये प्रॉपर्टी का प्राइस किसने बढ़ाया, रियल एस्टेट वाला। कल ही आ रहे भाई साहब, एयरपोर्ट से उतर रहे हम यहाँ पे, चलो 20 साल हो गए, ठीक है, उस बात को, चलिए आया, देर आया दुरुस्त आया, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस आपका स्लो है। तो मैं बोलूंगा यार, जब मैं आया था तब मेरे को ये ख्वाब दिखाया गया कि ऐसा है और ये 20 साल हो गए, तो क्या ये एक लेस एफिशिएंट प्रोसेस है? हाँ भाई साहब, लेस एफिशिएंट प्रोसेस है,
ठीक है, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन, और कभी कभी ये रिस्पॉन्सिव और क्लीन भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस हुआ। हाँ बोलो आगे। ओके चलिए, इनका पॉइंट क्या है कि हाँ सही है, ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया जो है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, किंग्स रूल है, ठीक है, काफी सारा डेवलपमेंट भी हुआ है वहां पे, और ताबड़तोड़ डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो आपके पास है, लेकिन आपका उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सही है। यहाँ पे डिसीजन ताबड़तोड़ हो रहे होंगे, है ना, मोनार्कियल रूल है अभी भी, ताबड़तोड़ डिसीजन हो रहे होंगे। अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा चीज बोलूं, कॉन्सेप्ट वाइज देखिए कि लेट्स से इनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मिल सकता है अगर इनको ड्राइविंग, अगर इन्होंने अपना एज क्रॉस किया रहेगा, मतलब लेट्स से शी इज 18 एंड शी नोज हाउ टू ड्राइव, इज शी एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस? इफ यू स्टे इन सऊदी अरेबिया एज अ वुमन, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस। तो अब बताइए, आपका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा। आप डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, पैसा बना रहे हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है भाई साहब, लेकिन डेवलपमेंट का एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आप सबको इक्वल ट्रीट करें, क्या वो हो रहा है? ठीक है, वो भी डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो एक एक पूरा शायद समझ लो, मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक ऐसा पूरा, जैसे समझ लो आपके जितने भी फीमेल जेंडर हैं, वो हमेशा यही फील करेंगे कि उनको शायद बाहर जाना अलाउड नहीं है, या उनको शायद एक फ्री लाइफ उनका नहीं है, या उनको ड्राइविंग के लिए भी लाइसेंस जहां पे नहीं मिल रहा है, तो विल दे एंजॉय द सेम फ्रीडम एज दे वुड एंजॉय while staying in a democratic country like India? आप, ऐसा नहीं कि वुमेन के लिए पूरा पूरा इंडिया सेफ है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कम से कम उनका राइट्स है, ठीक है, उनका राइट्स है। अगर वो भाई साहब चाहे तो जॉब कर सकती है, अगर वो भाई साहब चाहे तो आपका व्हीकल ड्राइव कर सकती है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो। ये सब आजादी आप वहां पे लोगों को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो हर एक चीज का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, इसीलिए डेवलपमेंट जो होता है, अभी तक हम कैसा मानते थे कि डेवलपमेंट जो है पीसीआई पे है, पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री का जितना ज्यादा पैसा वो उतना डेवलप, पहले हम ऐसा ही मानते थे। लेकिन अभी हो गया ये एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका भाई साहब ऑफ कोर्स पीसीआई है, इनकम तो एक है ही, प्लस आपका हेल्थ कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितना है, 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें कितने आपके 2 साल क्रॉस कर जाएंगे, ये हो गया इन्फेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जैसे हमारा एक टाइम था जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ईयर्स थी, अभी हम ऑलमोस्ट 70 छू रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट ये नहीं है कि बिल्डिंग बने और भाई साहब गाड़ियां बने और रोड्स बने और इंफ्रास्ट्रक्चर बने। डेवलपमेंट का दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हर एक को डेवलप होने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समझ में आ रहा है? ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई साहब एक रेस है, एक रेस है ऐसे, ठीक है, तो रेस में ऐसे अगर आप देखोगे, ये पहला वाला बंदा, ये दूसरा वाला बंदा, ये तीसरा वाला बंदा, ऐसा ऐसा है, मतलब जो इस लाइन को क्रॉस करेगा, जो आउटर ट्रैक में रहेगा, वो ज्यादा सरकमफरेंस कवर करेगा, तो उसको आगे होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहां पे सारे रेस लगाने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पीछे इस वाले बंदे को रखना है ना, फिर इस वाले बंदे को, फिर इस वाले बंदे को। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये इसका एक चक्कर बहुत ज्यादा है, तो आप 2 पाई आर सबका निकालेंगे और इसको इक्वल करेंगे, और उसके हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा सबका। भले ही गोली एक ही बार चलेगी और सब एक साथ ही दौड़ेंगे, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि ऑल आर कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, यू आर गिविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी। अगर आपने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया तो देन यू आर बीइंग अनफेयर। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इसलिए आप फेयर हो। गवर्नमेंट का काम है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट का मिले, भले ही गवर्नमेंट डेवलप होना हो, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए वो सबके डेवलपमेंट के लिए। दैट इज द मेन कोर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी शुड बी प्रोवाइडिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फॉर ऑल। समझ में आ रहा है ये? अगर आपने बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया लेकिन आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो लोगों को, तो कहीं ना कहीं तो आप डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो जाकर जो है वो क्रैश होगा।
समटाइम्स इट विल क्रैश, ठीक है, समवेयर इट विल क्रैश. सो इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन. जैसे अगर मैं एक फीमेल हूं और मैं अगर सऊदी अरेबिया में हूं या कहीं भी ऐसे कंट्री में हूं जहां पे मुझे जॉब का ये नहीं है, अलाउ नहीं है, या मुझे ड्राइव करना अलाउ नहीं है, या मेरे ऊपर बंदियां हैं, तो मैं एक मेंटल स्ट्रेस कैरी करूंगी. मैं एक शिक्षित महिला हूं और मैं ये मेरे अंदर एक मेंटल स्ट्रेस कैरी होगा. और ये मेंटल स्ट्रेस कहां पे जाएगा? जहां मैं अपने बच्चों के परवरिश कर रही होंगी, ठीक है, वो यही सोचेगी ना, तो ये मेंटल स्ट्रेस उनमें भी जाएगा. दिस विल कैरी आउट, ठीक है. तो एक जनरेशन पे एक स्ट्रेस रुकता नहीं है, वो आगे की जनरेशन पे कैरी आउट होता है. क्या समझ में आ रहा है? सो दीज आर कॉम्प्लेक्सिटीज दैट विल अराइज, ठीक है. सो डेमोक्रेसी डजंट मीन डेवलपमेंट, बट डेमोक्रेसी डेफिनेटली हैज टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन is getting an equal opportunity for development. ठीक है, this is the main core. Okay, democratic government is people's own government. तो ये लोगों का खुद का गवर्नमेंट है. That is why there is overwhelming support. और तुम अगर देखोगे भाई साहब सऊदी अरेबिया में या किसी भी बड़े कंट्री में जहां पे राजा का रूल है, राजा का बेटा ही राजा हो रहा है, चाहे वो लायक हो चाहे ना हो, ठीक है, और वो ट्रेडिशन चला ही आ रहा है. Whether he is an efficient ruler or not, all the luxuries and amenities of the life are enjoyed by them in succession. ठीक है, जिस लग्जरी और एमिनिटी को आप कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं पाल सकते, उनके बर्थ राइट में आ जाता है वो. समझिए ना इस चीज को, ठीक है. तो वो भी एक अनफेयर चीज ही है ना, ठीक है. आप कितना ही मेहनत कर लेंगे उस लेवल तक जाने के लिए, ठीक है, और उनको वो अपने आप ही मिल रहा है. जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, दे आर गेटिंग एन एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स, all these luxuries and amenities. So is this unfair to you? Yes. Is it unfair to each and every citizen of that country? Yes it is. Yes it is. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? Okay. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. ठीक है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट इसलिए मिल रहा है डेवलपमेंट की वजह से नहीं. डेमोक्रेसी को लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेवलप होने के लिए. ठीक है, आज की तारीख में वैसा कोई राजा का बेटा राजा हो गया, उसको सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ही वाज बोर्न इन अ फैमिली, एंड सिंस आई एम बोर्न इन अ पुअर फैमिली आई डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय दोज लग्जरीज. दैट इज बीइंग वेरी अनफेयर टू मी. ठीक है, ओके. सो ये आपके भाई साहब फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज. ठीक है, ओके. तो क्या क्या चीजें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है किसी भी कंट्री में. ठीक है, तो एक हो गया भाई साहब आपका पॉपुलेशन साइज. ठीक है, कंट्री का पॉपुलेशन साइज जिसमें हम बहुत बुरी तरह से मार खा रहे हैं. ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या है भाई साहब. आज की तारीख में जो एक एक डिसीजन आप लेते हैं उसका इफेक्ट भाई साहब सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहता है, उसका इफेक्ट सारे कंट्रीज में होता है. सो देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग दैट हैपेंस. ठीक है, सो देयर इज अ ग्लोबल सिचुएशन दैट यू हैव टू हैंडल एज वेल. ठीक है, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इंडिया को इंपैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कर भी रहा है. ठीक है, क्या इंडिया में जो हो रहा है वो बांग्लादेश को इंपैक्ट कर सकता है या पाकिस्तान को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है, हो भी रहा है. ठीक है, सो थिंग्स आर नाउ इंटरकनेक्टेड. ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लोबल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग होती जा रही है. ठीक है, ओके. सो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी सख्त होना चाहिए क्योंकि हर एक अपना हिसाब देख रहा है कि कैसे फायदा उठाया जाए. ठीक है, देयर आर कंट्रीज हु आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट without firing a missile or without going into war, they are still controlling the world. ठीक है, आप देखोगे चाइना जैसे, मतलब उनका तो वॉर में कोई हिस्ट्री नहीं है, कभी भी उन्होंने फुल फ्लेजेड वॉर लड़ाई नहीं है, बहुत कम ही होगा, कहीं थोड़ा बहुत छुटपुट मोर्चाबंदी की होगी उन्होंने, लेकिन ऐसा सालों साल. अभी आप अगर यूएस का हिस्ट्री देखेंगे, यूएस की मतलब 2500 साल की हिस्ट्री में 2000 साल तो भाई साहब वॉर ही लड़ रहे हैं. ठीक है, दे आर कंटिन्यूस, कभी इराक के साथ, कभी सीरिया के साथ, कभी भाई साहब तमाम कंट्रीज के साथ वो वॉर लड़े ही जा रहे हैं पावरफुल वो डेफिनेटली. ठीक है, लेकिन वो उनका वॉर में ही जा रहा है. चाइना देखिए स्मार्टली खेल रहा है भाई साहब, कोई वॉर नहीं है लेकिन ग्लोबल डोमिनेंस है. ठीक है, कहां से क्या रूट निकालना है, क्या करना है. और अक्सर आप देखोगे जो टेंशन का एनवायरमेंट बना रहता है, कंट्रीज चाहती हैं कि टेंशन का एनवायरमेंट बना रहे. ठीक है, भले ही वॉर ना हो रहा. जैसे समझ लो इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, इन दोनों में हमेशा टेंशन का एनवायरमेंट बना है. दोनों भी कंट्रीज में कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो. बाहर के कंट्रीज भी ये नहीं चाहते कि ये दोनों लड़ें, लेकिन लड़ने का एनवायरमेंट बना रहे. ठीक है, जब तक ये बना रहेगा तब तक इंडिया भी बाहर के कंट्रीज से मिसाइल्स वगैरह परचेस करती रहेगी और पाकिस्तान भी करती रहेगी, धंधा चलता रहेगा ऐसे. ऑल दीज पावरफुल नेशंस विल, और इस तनाव का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे क्योंकि इंडिया के आसपास से और पाकिस्तान के आसपास से ऐसे बहुत सारी जगह हैं
जिसका एक्सेस सिर्फ इंडिया ही या पाकिस्तान ही दे सकते हैं। तो जब आपका तनाव का वातावरण बना हुआ है तो पाकिस्तान समझ लीजिए चाइना के साथ, हाँ चलो ये वाला रोड तुम एक्सेस कर लो, तुम मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ना इंडिया के अगेंस्ट में, चलो ये वाला रोड मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। वो एक रोड जो आपने खोल दिया या एक जो रूट आपने दे दिया, उसमें चाइना का करोड़ों का फायदा हो गया। तो चाइना ने किस बात का फायदा उठाया? इन दोनों के बीच में जो आपसी तनाव है उसका। इसीलिए चाइना चाहेगी कि इन दोनों में तनाव बना रहे, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा एक्सेस। तो अभी जैसे आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके टाइम पे हमने कुछ ब्लास्ट किए, जो वहां पे एक, तो वहां पे वो जो न्यूक्लियर सेटअप था वो किसका था? अमेरिका का था, ठीक है। तो अमेरिका क्या कर रही है? पाकिस्तान के टेरिटरी को न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज कर रही है। हमारा मिसाइल जब वहां पे गिरा तब हमें पता चला अच्छा ये चल रहा है भाई साहब, है ना। तो ये किस चीज को यूज किया जा रहा है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, उस तनाव को पावरफुल कंट्रीज यूज कर रही हैं, ठीक है, कि यार ठीक है मेरे को तुम अपना लैंड दे दो, यहाँ पे मैं अपना न्यूक्लियर सेटअप करता हूँ। और न्यूक्लियर सेटअप क्यों साइड कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मैं रशिया का एक्सेस ले सकता हूँ, यहाँ से मैं चाइना का एक्सेस ले सकता हूँ, यहाँ से मैं इंडिया का एक्सेस भी ले सकता हूँ, यहाँ से मैं यूरोपियन कंट्रीज का एक्सेस भी ले सकता हूँ, ठीक है। सो ये मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड नहीं चाहती है, स्पेशली पावरफुल कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि वो रिजॉल्व हो, वो बना रहे, ठीक है। ये जियो पॉलिटिक्स है, ये बना रहे। कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो और कोई एक कंट्री जीत जाए, नहीं चाहते हम। ये तनाव बना रहे, जब तक ये तनाव बना रहेगा तब तक हमारा आर्म्स एंड एमुनिशन का फैक्ट्री भी चलता रहेगा और तब तक हम अलग अलग फायदे भी इन दोनों कंट्रीज से उठाते रहेंगे। दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। खैर यहाँ पे आपका ये तो जियो पॉलिटिक्स की बातें हो गई, ये ग्लोबल सिचुएशन है बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर ग्लोबल सिचुएशन। सो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो दूसरे कंट्रीज से कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में आप आइसोलेशन से नहीं खेल सकते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करें नहीं, आप अभी आप एक ग्लोबल सिटीजन हो गए हैं। अभी आपका एक भाई साहब ग्लोबल इंटरेक्शन है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट्स बाहर जाता है, बाहर के प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। कोई भी कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है, किसी ना किसी चीज की कमी तो होगी ही। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हमको दूसरे कंट्रीज का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज अ कोऑपरेशन दैट इज एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। तो क्या क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, किन किन धंधों को ये करना है, किन किन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाना है। सो दीज आर सर्टेन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ठीक है। ओके, सो डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। अभी यहाँ पे एक डेटा आ जाता है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग डेटा क्या है कि कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी डिक्टेटरशिप पे चल रही हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी पे चल रही है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि सर यूएई तो भाई साहब आपका डिक्टेटरशिप है, या आप बोल सकते हैं मोनार्कियल रूल है, वो तो अच्छा डेवलप्ड है। तो हमको डेमोक्रेसी कंट्री और डिक्टेटरशिप कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हार्डली कोई फर्क दिखता है, ठीक है। इनफैक्ट डिक्टेटरशिप में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है या मोनार्कियल रूल में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसे इनका प्रश्न था भाई साहब, ठीक है। तो ये क्यों है फिर? क्योंकि आपका डेमोक्रेटिक सेटअप का मेन उद्देश्य तो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट तो डिक्टेटरशिप में ज्यादा हो रहा है, हाँ हो रहा है और होगा भी। लेकिन डेवलपमेंट के आयाम क्या हैं? क्या सिर्फ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पैसे से माप रहे हो, या जो इंसान को डेवलप होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है उससे माप रहे हो? आपका मापदंड क्या है, ठीक है। इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली द मनी एस्पेक्ट, देन यस, most of the times you will see that monarchies and dictatorships are having or earning more money in their country than democracies, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे, इंडिविजुअल ग्रोथ देखोगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यस, ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। डिस्टर्बिंग फैक्टर ये है कि भाई डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। तो काहे नाम डिक्टेटरशिप ले लें? क्योंकि डिक्टेटरशिप में कम से कम हमको इतना फायदा तो है कि आपके डिसीजंस जल्दी होंगे, ठीक है। Okay, so overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. So this is basically Hitler's regime. और हिटलर के regime में भाई साहब, हिटलर के जर्मनी को सारे कंट्रीज कांपते थे, ठीक है। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ इट, ऑल द पावरफुल नेशंस एट दैट टाइम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, या आपका भाई साहब फ्रांस, ऑल दीज कंट्रीज वेर वेरी अफ्रेड ऑफ हिटलर्स regime, ठीक है। सो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई साहब डेमोक्रेसी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गारंटी तो नहीं है, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट,
ठीक है, हमको इसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, रिडक्शन ऑफ inequality and poverty. When a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will lead a better life? तो क्या ऐसा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? आंसर इज नो। ठीक है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किसी के पास ज्यादा पैसा आएगा, किसी के पास कम पैसा आएगा। इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। क्या ऐसा होगा कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ता जा रहा है? इज दिस अ पॉसिबिलिटी? यस। ठीक है, दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। अमीर और अमीर बनता जाए या गरीब और गरीब होता जाए, ऐसा हो सकता है और होता भी है। ठीक है, सो ये डेमोक्रेसीज में भी होता है। नो डेमोक्रेसी लीड्स टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। किसी भी डेमोक्रेसी में एकदम सही सही डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है। ठीक है, सो ये चैलेंज डेफिनेटली है। ठीक है, ओके, सो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है, मतलब आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके पास एक वोट का राइट है, तो आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है। ठीक है, भले ही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आप फाइनेंशियल क्रंच में हैं, लेकिन आप जितने भी पैसे के मालिक क्यों ना हो, यू विल हैव अ राइट टू वोट, वन वोट टू गिव। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स के इक्वल वेट है इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। A small number of ultra rich enjoy a highly disappropriate share of wealth and incomes. ठीक है, not only that, their share in the total income of the country has been increasing. ठीक है, those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. तो ये हो रहा है भाई साहब आपका। Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as ठीक है food, क्लोथिंग, हाउस, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजों का एक्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे समाज में नहीं है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वी बीइंग अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप, दिस इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो डेमोक्रेसीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।